हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का लेक्चर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको रेजिस्टेंस तक पढ़ा दिया था मैंने। रेजिस्टेंस वगैरह समझा दिए थे, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। आज उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से कंडक्टिविटी, किस तरीके से कंडक्टेंस वगैरह जो है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे वो डिपेंड करता है, कैसे कैसे वो अफेक्ट होता है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। आज बोर्ड पे नहीं ले रहे हैं क्लास, इस तरीके से ले रहे हैं। अगर समझ में आता है आपको तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से बोर्ड पे क्लास नहीं ले पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटेलिक कंडक्टेंस। पहले समझ लेते हैं कि कंडक्टेंस आखिरकार होता क्या है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्यों हो पा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस मेटल का इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उसके अंदर क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि हाँ भाई कंडक्टेंस हो रहा है। और मेटल का कंडक्टेंस है, मेटल के अंदर हो रहा है तो आप मेटेलिक कंडक्टेंस बोलोगे। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलोगे। किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा वो, एक एक करके फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर जो हमारे पास में कंडक्टर है वो उसका नेचर किस तरीके का है, मतलब वो अच्छा कंडक्टर है या बेकार कंडक्टर है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ोगे फिजिक्स में, वहाँ ज़्यादा डिटेल में आ जाएंगी ये चीज़ें आपकी। उसके बाद है दूसरा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पर एटम में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही जब एक्साइट होते हैं तो वो ही जंप करके इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ये सब चीज़ें जैसे मैंने बोला कि केमिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में नहीं है। मेटेलिक वाली पोर्शन जितना भी है ये सब फिजिक्स का पार्ट है, फिर भी हम थोड़ा बहुत कवर अप कर ले रहे हैं यहाँ पे। तीसरा पार्ट दे रखा है हमें। तीसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे कैसे होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो तो ये डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। कंडक्टेंस डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को अब कंडक्ट नहीं कर सकता उतने अच्छे तरीके से जितने से पहले कर रहा था। ठीक, क्लियर। अब लेकिन बात ये समझ में नहीं आती कि भाई टेम्परेचर से कैसे हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों हो रहा है? टेम्परेचर से, टेम्परेचर से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन नहीं होता। वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है डायरेक्टली में, वहाँ पे पहुँचेंगे तो समझाएंगे। फिलहाल इसका रीज़न समझते हैं कि किस लिए टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये रीज़न देखिए, जब आप कभी भी क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हो तो क्या होगा? टेम्परेचर मैंने इंक्रीज़ कर दिया तो जो भी आयन्स हैं या जो भी पार्टिकल्स हैं उस कंडक्टर के अंदर, उन सब की क्या बढ़ जाएगी? स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी तो खाली इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते नहीं है भाई कंडक्टर के अंदर, सब कुछ होता है। तो पॉजिटिव आयंस जो होते हैं उनकी भी स्पीड बढ़ जाएगी। अब जब पॉजिटिव आयंस की भी स्पीड बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन्स की भी स्पीड बढ़ गई तो अब क्या होना शुरू हो जाता है? पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। पहले क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे फ्रीली, मीन फ्री पाथ उनका काफ़ी ज़्यादा था जिसकी वजह से वो आसानी से मूव कर पा रहे थे। लेकिन अब क्या होने लगा कि वो कोलाइड करने लग गए किसी से। सपोज करो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कहीं खाली जगह पे, यहाँ समझिए। जैसे आपके पास में ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ से पहले कुछ इलेक्ट्रॉन थे, वो डायरेक्ट इस तरीके से भाग रहे थे, इस तरफ से इस तरफ जा रहे थे। ये हो गया पॉजिटिव एंड और ये हो गया नेगेटिव एंड। बट हुआ क्या कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे क्या हुआ? पॉजिटिव आयंस भी आने लग गए बीच बीच में। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव वाले आयंस एक दूसरे से टकराने लग गए। इनके बीच में कोलिजन जो पहले हो रहा था वो बहुत कम था, अब कोलिजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब नेगेटिव वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक तरीके से क्या बोलेंगे हम, उनके मूवमेंट को हिंडर कर दिया। किसने कर दिया हिंडर? पॉजिटिव चार्ज ने हिंडर कर दिया। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया हुआ सबको? एक बार इसमें से पढ़ के बताते हैं कि क्या है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस थर्मल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड बढ़ गई। उसके साथ साथ में क्या होगा भाई? वाइब्रेशन पॉजिटिव आयन की भी बढ़ेगी, खाली ये नहीं इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी, पॉजिटिव आयन की भी बढ़ गई। इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू विच क्या हो जाएगा? अब कोलिजन बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन में, वो मोर फ्रीक्वेंट हो जाएगी कोलिजन, मतलब कोलिजन और ज़्यादा होने लगी। पहले ना के बराबर हो रही थी, अब कोलिजन और बढ़ने लगी। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हिंडर होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हिंडर होगा उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? वो कम
चार्ज को कैरी कर पाएगा, यानी कि कम इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर पाएगा, यानी कम करंट कैरी कर पाएगा। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम वही कह रहे हैं यहाँ पे, इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ द रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस वो उतना ही बेकार कंडक्टर होता है, उसका कंडक्टेंस घट जाएगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंडेड है। बस दो चीज़ें याद रखनी है आपको, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बढ़ रहा है, जिसके साथ साथ में जो थर्मल स्पीड है या थर्मल वाइब्रेशन है पॉजिटिव आयन की, वो भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से कोलिजन स्टार्ट होना शुरू हो गया। कोलिजन स्टार्ट होने लग गया, अब कोलिजन होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हिंडर होने लगेगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। समझ गए? चलें आगे। ये सब थी बात मेटेलिक कंडक्टेंस के बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। डिटेल में आगे ज़्यादा पढ़ेंगे, फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाएंगे ये सब चीज़ें, बड़ी मज़ेदार चीज़ें वहाँ पे पढ़ेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस तरीके से अफेक्ट होता है, पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अब सबको पता होगा ऑलमोस्ट कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, पर फिर भी हमने उससे पहले एक डिफाइन दे दिया। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कोई भी एक सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो जाता है और क्या बना देता है, आयन बना देता है। आयन बन जाएंगे तो जिसकी वजह से वो क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा। तो कोई भी सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में आयन्स प्रोड्यूस कर दे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे डिजॉल्व फॉर्म में या फिर मॉल्टन फॉर्म में, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। कोई ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोशिएट हो जाते हैं, आयन्स बना देते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जैसे HCl, NaOH, KCl, ये 100% डिसोशिएट हो जाते हैं। HCl को अगर आप डिसोशिएट करोगे तो HCl कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है इनटू H+ एंड Cl-, मतलब ये कुछ नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा ये, और ये कुछ प्रोडक्ट बन जाएंगे, कुछ जो भी इनकी कंसनट्रेशन होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट होकर आयंस नहीं बनाते, मतलब आफ्टर डिसोशिएशन इसका ही कुछ ना कुछ अमाउंट आपके पास बच जाएगा। HCl का एग्जांपल नहीं है यहाँ पे, CH3COH का। अगर आप CH3COH का डिसोशिएशन करोगे तो क्या बनेगा आपके पास में, दो चीज़ें बनेंगी, एक एसीटेट आयन बनता है CH3CO नेगेटिव, और एक क्या बनेगा, एक H पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन उसके बाद भी एसिडिक एसिड की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रह जाएगी, यानी कि ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोशिएट होने के बाद में अपनी कुछ बच जाता है, कम्प्लीटली डिसोशिएट ना हो, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो खुद कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाए, अपनी प्राणों की आहुति दे दे और क्या बना दे, आयंस बना दे, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलिए आगे चलते हैं, कंडक्टेंस समझते हैं कि किस तरीके से कंडक्टेंस इफेक्ट होता है। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या है, यही जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तो उस टाइम पे उसको ही बोल देंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, देखिए। सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इसको समझ में उनको ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा जिन लोगों ने वीडियो देखी थी राउल्ट्स लॉ में इंटरेक्शन वगैरह, जिस तरीके से मैंने समझाए थे, ए बी बी इंटरेक्शन, उसी तरीके से मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो वो वीडियो अगर जिसने नहीं देखी एक बार उसे देखा ना, थोड़ा बहुत लिंक कर रहा है इससे। क्या है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइट के नेचर की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के नेचर की बात कर रहा है, और इंटर आयनिक अट्रैक्शन मतलब उनमें जो आयन्स हैं उसमें किस तरीके का इंटरेक्शन। बोला लेसर द सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन ग्रेटर विल बी द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। सॉल्यूट इंटरेक्शन जितना कम होगा, सॉल्यूट इंटरेक्शन मतलब आपने एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन कैसे बनता है भाई, एक सॉल्वेंट डालते हैं हम, उसके अंदर सॉल्यूट डालते हैं, तो जो भी हम सॉल्यूट यहाँ पे डाल रहे हैं आयंस तो वही लेके आ रहा है। अब सॉल्यूट इंटरेक्शन जितना कम हो जाएगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगी, मूवमेंट के लिए फ्रीडम हो जाएगी ना। जैसे मैंने वहाँ बताया था कि मान लो ये है सॉल्यूट इंटरेक्शन ये इंटरेक्शन अगर वीक है तो इनके पास में फ्रीडम है, निकल के भागो कहीं भी। तो सॉल्यूट इंटरेक्शन जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा फ्रीडम होगी मूवमेंट की, और जितनी ज़्यादा मूवमेंट की फ्रीडम होगी आयंस के पास में क्या हो जाएगा, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस हो जाएगी। देखिए हायर विल बी द कंडक्टेंस। तो सॉल्यूट इंटरेक्शन जितना वीक उतना आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं, जितना आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टेंस हो जाएगी। ठीक, दूसरे पे चलिए, सोल्वेशन ऑफ आयंस। सोल्वेशन ऑफ आयंस क्या है, लार्ज सोल्वेशन का मतलब क्या है कि जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं आयंस को, सॉल्यूशन के अंदर आयंस डिसॉल्व करे हमने, वो सोल्वेशन कितना है, मतलब कितने हद तक डिसॉल्व हो जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी कितनी, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए। लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन एंड लोअर विल बी द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखिए हमने बोला कि सॉल्वेशन का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। सॉल्वेशन का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि हमने सॉल्वेंट ये लिया था पहले से इसके अंदर
इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया यहाँ पे। तो उसके बाद में जब सॉल्यूशन बना तो उसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन जो थी, जो ए बी इंटरेक्शन हम लोग जिसे बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ना ए भाग सकता ना बी भाग सकता, मतलब फ्री आयंस रिलीज़ नहीं होंगे। फ्री आयंस रिलीज़ नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस घट जाएगी। तो वही हमने बोला, जितना ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा इंटरेक्शन, जितना उतना क्या हो जाएगा, सोल्वेशन की एक्सटेंट बढ़ गया। सोल्वेशन का एक्सटेंट बढ़ गया तो आयंस फ्री नहीं है मूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस उस टाइम पे डिक्रीज़ हो जाएगी भाई। ठीक है, समझ में आ रही होगी ये बातें। ए बी भी इंटरेक्शन उन्हें ज़्यादा अच्छे से आएगा, जैसे मैंने बोला अभी, जिन्होंने वो वाली वीडियो देखी थी। तीसरे फैक्टर पे चल रहे हैं। कोई चीज़ नहीं आती है समझ में तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, अगली वीडियो में पक्का समझा देंगे इसे दोबारा से, किसी अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आएगी, कोई और दूसरा तरीका लेके आएंगे, वैसे बेस्ट तरीका लाता हूँ मैं समझाने के लिए। तीसरे में समझिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। सॉल्वेंट का नेचर किस तरीके का, उसकी विस्कोसिटी किस क्या है। भाई हमें नहीं पता विस्कोसिटी क्या होती है, 11th में पढ़ाया तो था लेकिन भूल गए। तो जो भूल गए वो याद रख लें, विस्कोसिटी का मतलब है लिक्विड फ्रिक्शन। जो लिक्विड आपने लिया है, सॉल्वेंट जो आपने लिया है, उसके बीच में इंटरेक्शन कितनी है लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स में। सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल समझिए यहाँ पे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कितनी है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी हो जाएगी। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हमने बोला क्या है, लार्जर द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या है, ज़्यादा है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो आयंस बना रहे थे तो वो आयंस नहीं बना पाएंगे। लार्ज देखो, लार्जर द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, लार्जर विल बी द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और भाई हमें तो पता है कि इंटरेक्शन ज़्यादा होने पे क्या हो जाता है, आयंस रिलीज़ नहीं हो पाते। तो लार्जर विल बी द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो क्या आयंस फ्लो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस घट जाएगी। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ गई, विस्कोसिटी बढ़ गई तो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे अब वो आयंस के लिए। या आप इस तरीके से समझिए कि मैंने सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या समझाया, मैंने बी समझाया। ठीक, ये बी है, ये इनके बीच में लिक्विड फ्रिक्शन, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये अपने थ्रू या इनके जब सॉल्वेंट के अंदर कंडक्शन होगा और सॉल्यूट के जो आयंस हैं वो मूव करेंगे, तो ये मूव नहीं करने देंगे, उन्हें रोकेंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर मैं यही इंटरेक्शन को अगर वीक कर देता हूँ, मैंने बोला बी इंटरेक्शन वीक हो गई, जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन है बी इंटरेक्शन अगर वो वीक हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि आयंस आसानी से मूव करके जा सकते हैं इनके इंटरेक्शन के थ्रू भी, ये रोक नहीं पाएंगे उसे। इनके बीच में क्या नहीं है, यूनिटी नहीं है, एक तरीके से ऐसे समझो। ठीक है, यूनिटी अगर होती है ग्रुप में तो कोई बीच में से चाहे गोले में से गोला तोड़ के बाहर निकल जाए, इस पार से उस पार नहीं निकल सकता, क्योंकि सबने बहुत टाइट से हाथ पकड़ रखे हैं एक दूसरे के। उसी तरीके से सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ने बहुत टाइट से पकड़ रखा है, तो आयंस की बस की बात नहीं है कि वो बीच में से कहीं से निकल जाएं और चार्ज को कैरी कर पाएँ, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएँ, इतना बस की नहीं है उनके। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे कि इसीलिए विस्कोसिटी ज़्यादा तो यूनिटी से समझ लो, विस्कोसिटी ज़्यादा तो यूनिटी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में। यूनिटी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में तो क्या हो रहा है, वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स या आयंस को मूव नहीं करने देंगे। आयंस को मूव नहीं करने देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टेंस घट जाएगा। ठीक, चलिए टेम्परेचर पे, टेम्परेचर में क्या है, एज द टेम्परेचर द सॉल्यूशन राइजेस। अब यहाँ से देखना टेम्परेचर जो हम वहाँ मेटेलिक कंडक्टेंस में समझ के आए थे और यहाँ जो कर रहे हैं, एज द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन राइजेस, सॉल्यूशन का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, सॉल्यूट 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 सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डिक्रीजेस, दिस रिजल्ट्स। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाता है, देखा है ना मैंने, जो भी मैं आपको एग्जांपल देता था टेम्परेचर वाला, उसी से देता था कि आप क्या रखिए, एक पानी को कंटेनर में पानी भरिए, गैस पे रख के देखा होगा सबने। तो जब पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर भागते हुए नहीं दिखते, लेकिन जैसे आप उन्हें गैस पे रखोगे तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लगते हैं और कंटेनर की वॉल पे तेज़ी से टकराने लगता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज़्यादा ये इफेक्ट देखने के लिए मिलता है आपको।
तो वही हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एज द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन राइजेस, सॉल्यूशन का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो क्या भाई सॉल्यूट सॉल्यूट की इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन, सबकी इंटरेक्शन वीक होने लगेगी, वो तोड़ देगा उनके बीच की जो इंटरेक्शन होगी उन्हें, जितने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरेक्शन उनके बीच की टूट जाएगी, तो आयंस अब फ्रीली मूव कर पाएंगे। आयंस फ्रीली मूव कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इस तरीके से बढ़ जाएगी। ठीक, समझ में आ गए होंगे चारों फैक्टर। 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिएगा, जब अच्छे से समझ में आएंगे। मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को एक बार कंपेयर कर दिया यहाँ पे। मेटेलिक कंडक्टेंस में क्या है रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है, जबकि यहाँ पे आयंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल कराते हैं कंडक्शन के लिए। ये डिफरेंस था जिसकी वजह से टेम्परेचर वाला चेंज देखने के लिए मिल रहा था। मैटर का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता, इसमें मैटर का ट्रांसफ़र होता है, एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में चले जाते हैं। एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलिसिस में समझाया था। टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये टेम्परेचर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गए होंगे ये डिफरेंसेस भी। आगे चल रहे हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को किस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। कंडक्टेंस मतलब क्या पढ़ के आए थे, जी। कंडक्टेंस का मतलब जी होता है, तो जी को किस तरीके से मेजर कर सकते हो। ये फार्मूला सब पीछे पढ़ के आए हैं। ये वाला फार्मूला जो है कप्पा इज इक्वल्स टू जी एल बाई ए, या कप्पा इज इक्वल्स टू 1/r/L बाई ए, सब पढ़ के आए हैं। कप्पा क्या है, कप्पा इन्वर्सली, कप्पा रेसिप्रोकल है रो का। तो अगर आप यहाँ पे आपको क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ के, यानी कि कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है आप वो निकाल सकते हो। अगर आपको एल पता है, ए पता है, ये ए है, एल पता है, ए पता है और आर पता है, अगर ये सारी वैल्यू आप पता कर लेते हो तो आप की वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोल लो, कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए एक और तरीका बनाया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये डायग्राम जो यहाँ पे बन रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं इसे। व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से आप आसानी से निकाल सकते हो। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें करते हैं, क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये डिटेल में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मिलेगा फिजिक्स में। इसके पास में 2 फिक्स्ड रेजिस्टेंस होते हैं, R3 और R4। ये रहे 2 फिक्स्ड रेजिस्टेंस R3 और R4, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है R1। वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 ये रहा हमारे पास में, डिटेक्टर जिसे हम बोल रहे हैं। एंड द कंडक्टिविटी सेल हुज अननोन रेजिस्टेंस R2। एक कंडक्टिविटी सेल है जिसका मुझे रेजिस्टेंस निकालना था, इसका अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये कंडीशन आती है जब हम बोलते हैं इस ब्रिज को कि ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस कब होता है, जब R1/R2 R3/R4 के बराबर होता है। R1/R2 R3/R4 के बराबर होता है तो ब्रिज बैलेंस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक डिटेक्टर लगाया ये, जो कि डिटेक्ट करके ये बताएगा। डिटेक्टर क्या, ये फिजिक्स में बताएंगे आपको कि ये गैल्वेनोमीटर होता है, जो ये बताता है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है या नहीं फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जब ये ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो होती है वो 0 पे होती है। जब भी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए उस टाइम पे आप समझ लीजिए ब्रिज बैलेंस हो गया। तो ब्रिज बैलेंस जब हो जाएगा उस टाइम पे रेशियो जो होगा R1/R2 का वो R3/R4 के बराबर होगा, और यहाँ से आप R2 आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, R2 कैलकुलेट करने के बाद में आगे चलते हैं। R2 आपने कैलकुलेट कर लिया, रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया किस तरीके से, और क्या फॉर्मूले हैं। कप्पा का फॉर्मूला पढ़ा था 1/r × L/A, वही वाला फॉर्मूला है। 1/r की जगह क्या लिख सकते हो आप, जी लिख सकते हो, या ये दूसरा फार्मूला यहाँ से नहीं लिखा हमने, ये कोई दूसरा फार्मूला बनाया है। कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू 1/r होता है फार्मूला। एक और फार्मूला है कंडक्टिविटी का। अगर आप इस फार्मूले को और इस फार्मूले को कंपेयर करते हो तो कंपेयर करने से पता चलता है कि जो जी स्टार है वो क्या होता है, वो L/A के बराबर होता है। भाई इस फार्मूले को कंपेयर करो, यहाँ क्या कप्पा है, कप्पा है, यहाँ पे 1/r है, यहाँ पे 1/r है, यहाँ L/A की जगह क्या आ गया, जी स्टार आ गया। इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, जी स्टार का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, L/A लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है सेल कांस्टेंट। यहाँ से जी स्टार क्या हो जाएगा, R × कप्पा। ठीक है, उसके बाद आएगा क्या, मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक है अब क्या, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में देखिए क्या है मोलर कंडक्टिविटी, इट मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्ज इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ये डेफिनेशन ऐसे समझ में नहीं आती बच्चों को, तो इसलिए मैंने एक डायग्राम बना दिया है इसे बेटर तरीके से समझने के लिए, जिससे आप मोलर कंडक्टिविटी को आसानी से समझ सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, डेफिनेशन समझ में आई सबको, ठीक है, नहीं आई तो डायग्राम से समझिए। यहाँ पे देखिए, हमने कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया, ये रहा मेरे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन,
ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। ये सॉल्यूशन जो है वो कैसा है, वो 1 ग्राम मोल है। इसकी कंसंट्रेशन मैंने 1 ग्राम मोल दे दिया आपको कंसंट्रेशन। और ये जो दो इसमें इलेक्ट्रोड लगाए हैं मैंने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कैथोड एनोड, अगर इनके बीच का सेपरेशन कितना है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, अगर ये 1 सेंटीमीटर इनके बीच का सेपरेशन, तो उस टाइम पे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ भर रहा है, जो भी इसकी कंडक्टिंग पावर होगी, मैं उसे क्या बोल दूंगा, मोलर कंडक्टिविटी बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, मोलर कंडक्टिविटी। और एक बार रिपीट करता हूँ, फिर डेफिनेशन में चलेंगे फिर से, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन 1 ग्राम मोल ले ली मैंने, और दो जो इलेक्ट्रोड थे उन्हें 1 सेंटीमीटर दूर रख दिया, उस टाइम पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो भी कंडक्टिंग पावर होगी वो क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी। समझे? चलिए डेफिनेशन पे, वही डेफिनेशन में लिखा है, इट मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, जो भी आयंस वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है। कब हुआ है ऐसा, जब हमने 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करा है और उसके बीच में दो लार्ज इलेक्ट्रोड रखे हैं। कितनी दूर रखे हैं, 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखे गए हैं। उस टाइम पे जो भी कंडक्टिंग पावर होगी वो मोलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला समझिए। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी। नाम से देखना, मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलैरिटी के हिसाब से कंडक्टिविटी को कंपेयर करेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है, लैम्डा बनाते हैं कुछ इस तरीके का और एम लिख देते हैं, यह है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। आगे चल के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी आएगी, उसको बताएंगे लैम्डा नॉट एम। तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी होता है। कप्पा सबको पता है क्या होता है, कप्पा होता है कंडक्टिविटी, और मोलैरिटी सी जो होता है वो कंसंट्रेशन बोल सकते हो या मोलैरिटी बोल सकते हो, ठीक है। ये एक बेसिक फार्मूला है। इसके 2-3 फार्मूले मैं आपको बताऊंगा क्योंकि कन्वर्जन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसलिए तो आप सारे फार्मूले रिमेंबर करके चलिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा बेटर तरीके से। तो लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी, कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी हो जाता है। यूनिट क्या होती है भाई, कंडक्टिविटी कप्पा की यूनिट बता के आए थे, साइमन मीटर इनवर्स होती है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी यूज़ करते हैं, पर मान के चल रहे हैं ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं तो ऐसा यूनिट ही लेंगे। मोलैरिटी के यूनिट मोल पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपकी यूनिट क्या आ जाएगी, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या आ गई आपके पास में, ऐसा यूनिट आ गई मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैंने सी की जगह पे वही पुट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऊपर आ गया। अब एन की वैल्यू 1 हो गई, ये रहा एन की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी बन जाएगा। भाई एन की वजह 1 पुट कर दो तो लैम्डा एम कप्पा इंटू वी आ गया। हमने कहा ठीक है, लैम्डा एम का फॉर्मूला बन गया कप्पा इंटू वी। ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। अगर आपको बोल रहा है कि आप 1 ग्राम, आप 1 मोल ले रहे हो इलेक्ट्रोलाइट का, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है। लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी। चलिए आगे, और फार्मूले भी हैं, ये 2 फार्मूले और हैं, इन्हें और याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स में, नहीं तो दिक्कत हो जाती है बहुत। लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी, तो पीछे याद कराया था, लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा अपॉन 1000 इंटू सी है। जो बच्चे कन्वर्जन में परफेक्ट हैं, जिन्हें कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होती, वो फार्मूले बिल्कुल ना याद करें, वो कन्वर्जन करके चलें क्वेश्चन में। जिनको कन्वर्जन में प्रॉब्लम होती है, जिनको टाइम लगता है, वो फार्मूले याद करके चलें दोनों, क्योंकि टाइम लग जाएगा आपको कन्वर्जन में, इस बात को मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन 1000 इंटू सी। कप्पा की यूनिट, अगर ये फार्मूला कब है, जब कप्पा आपका यानी कि कंडक्टिविटी आपकी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है। ये फार्मूले इनकी यूनिट के, इन दोनों की यूनिट के हिसाब से फार्मूले चेंज हो रहे हैं। अगर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में कंडक्टिविटी आ गई और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है, तो उस टाइम पर मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, ये फार्मूला बन जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी निकलवा रहा है और आपसे बोला है कि कप्पा की यूनिट तो वही 7 सेंटीमीटर इनवर्स है, लेकिन कंसंट्रेशन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी बन जाएगा, ठीक है। तो 3 फार्मूले, कप्पा अपॉन सी, कप्पा अपॉन 1000 इंटू सी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। यूनिट्स के हिसाब से याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा इन्हें, ये यूज़ करने पड़ेंगे आपको पक्का न्यूमेरिकल्स में। और जो बच्चे याद नहीं करेंगे, मैं लिख के कह सकता हूँ कि उन्हें दिक्कत होगी, फिर वो कन्वर्ट करने बैठेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे अपना, ठीक है। आगे चल रहा है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के हिसाब से कैसे वेरी कर रही है, इसको समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, एक बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखिए कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन से कैसे समझ रहे हैं हम लोग इसे। कंडक्टिविटी पढ़ा गया है आपको कि कंडक्टिविटी क्या है, कप्पा है ऊपर जो भी है। तो पहले फॉर्मूले से बताएंगे सारी चीज़ें, फिर वही डेफिनेशन को समझाएंगे बिना फॉर्मूले के। कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे। पहले फॉर्मूले से समझिए इस बात को कि कंडक्टिविटी डिक्रीज कैसे हो रही है कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे।
ऊपर गए, यहाँ से देखा हमने फार्मूले में कि लैम्डा एम इज टू कप्पा अपॉन सी है, यानी कि सी को यहाँ लेके आ सकते हैं ना मल्टीप्लाई में। अगर आप कंडक्टिविटी का फार्मूला लिखते हो तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इंटू सी, लैम्डा एम इंटू सी लिख सकते हो। लैम्डा एम इंटू सी लिख दोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से, अब भाई देख रहे हैं कि कंडक्टिविटी जो है वो कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंडक्टिविटी कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, कंडक्टिविटी को बढ़ाते हो, कंसनट्रेशन को बढ़ाते हो तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंसनट्रेशन को घटाते हो तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। ये आगे बात फार्मूले में समझ में। अब समझिए बिना फार्मूले की, भाई बिना फार्मूले के ऐसे कैसे हो रहा है। कंसनट्रेशन हमने क्या कर दिया, यहाँ बोल रहा है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसनट्रेशन, हमने कंसनट्रेशन डिक्रीज कर दी। कंसनट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि कंसनट्रेशन डिक्रीज कर दी। कंसनट्रेशन का पहले फार्मूला समझिए कि फार्मूला क्या होता है कंसनट्रेशन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कंसनट्रेशन डिक्रीज कर देने का मतलब होता है कि या तो आपने वॉल्यूम बढ़ा दी या आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो थे वो डिक्रीज कर दी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही क्या लेके आ रहे थे, आयंस लेके आ रहे थे। कहने का मतलब मैंने नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर दिए सॉल्यूशन के अंदर। कंडक्टिविटी कब ज़्यादा होगी, जब आयंस ज़्यादा होंगे, लेकिन उस हमने क्या कर दिया, कंसनट्रेशन यानी कि मोलैरिटी जो थी वो n/v थी, मैंने कंसनट्रेशन डिक्रीज कर दी। अगर कंसनट्रेशन डिक्रीज कर दी तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गए, कंसनट्रेशन डिक्रीज होगी, कंसनट्रेशन डिक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। होप करते हैं दोनों तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा, फार्मूला विदाउट फार्मूला, ठीक है। रिपीट करके सुन लीजिएगा, स्लो कर लीजिएगा स्पीड को, अगर स्पीड किसी को तेज़ लग रही हो तो। अब मोलर कंडक्टिविटी समझिए, मोलर कंडक्टिविटी कैसे होगी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, लैम्डा एम, ठीक है। लैम्डा एम कैसे है, फार्मूले से समझते हैं उससे पहले। लैम्डा एम का फार्मूला है भाई, लगकर लैम्डा एम का फार्मूला ये रहा, लैम्डा एम इज टू कप्पा अपॉन सी। कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा हमें, ठीक है। लैम्डा एम इज टू कप्पा अपॉन सी है, लैम्डा एम इज टू कप्पा अपॉन सी से क्लियरली दिख रहा है कि कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो करो कंसंट्रेशन कम, हम कम मना कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कम करने करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। समझ गए सर, फॉर्मूले से क्लियरली दिख रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कंडक्टिविटी कम करी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, सॉरी कंसंट्रेशन कम करी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। फॉर्मूले से सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिग डील नहीं है। अब समझिए बिना फॉर्मूले के, भाई कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या है। अभी मैंने आपको समझाया था कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन मैंने मान लो कि नंबर ऑफ मोल्स तो मैंने 1 ही कर रखे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं करनी है आपको, तो भी कंसंट्रेशन आपको क्या करनी है, डिक्रीज करनी है। तो कैसे करोगे भाई, डिनोमिनेटर बढ़ाते चले जाओ, वॉल्यूम बढ़ाते चले जाओ, वॉल्यूम बढ़ाते चले जाओ, मतलब डाइल्यूशन करते चले जाओ। जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करोगे, जितना ज़्यादा किसी चीज़ में पानी मिलाओगे, आयंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, अगर नंबर ऑफ मोल्स को आप चेंज भी नहीं कर रहे मान लो, तो आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, अब यहाँ देखो फॉर्मूला क्या लिखा है नंबर ऑफ मोल्स 1 पे, कि वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वॉल्यूम कब इंक्रीज हो रही है, कब इंक्रीज हो रही है वॉल्यूम, जब आप कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, जब ही तो हो रही है। भाई मैंने कंसंट्रेशन डिक्रीज करनी थी तो मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी, वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो सबको समझ में आया कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये था बिना फॉर्मूले से समझने का तरीका। मैंने आपको दोनों तरीके से समझाया, आप जो तरीके से आपको समझ में आया दोनों तरीके से स्केच कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहा कोई दोनों तरीके से स्केच, तो आप फार्मूला बहुत आसान तरीके से समझने का, आप फार्मूले से समझ के चलिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एक चीज़ नई और पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक नोट्स दिए थे आपको, ये आपको नोट करना है यहाँ से आगे का, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं हम लैम्डा नॉट एम से, लैम्डा नॉट एम। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कुछ भी नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। बस एक कंडीशन याद रखनी है आपको, हमने अभी आपको बताया, क्या बताया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे थे, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे थे और वॉल्यूम को बढ़ाते चले जा रहे थे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन में डिक्रीज करता चला जा रहा हूँ, वॉल्यूम मोलैरिटी क्या बढ़ती चली जा रही है, ये लिमिट मोलर कंडक्टिविटी क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। मैंने कहा कंसंट्रेशन और डिक्रीज तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इंक्रीज, और डिक्रीज कंसंट्रेशन तो मोलर कंडक्टिविटी और इंक्रीज। कोई एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट ये मान के चलो लगभग लिमिट जो कंसंट्रेशन थी वो 0 कर दी, तो उस टाइम पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो जो भी हो वैल्यू बड़ी है, हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से,
जब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो अप्रोच हो गई है। कब हो सकता है ऐसा? अभी बताया था कंसंट्रेशन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रहे हो इसका मतलब वॉल्यूम आपको बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो वॉल्यूम अगर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, समझ रहे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया मैंने, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा घट गई होगी। कंसंट्रेशन घट जाएगी तो कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या पहुंच गई, नियरली ज़ीरो होगी। तो जब कंसंट्रेशन ज़ीरो को अप्रोच करती है उस टाइम पे जो भी मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की होती है हम उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ज़ीरो अप्रोच करती है, कब करती है? जब इनफाइनाइटली डाइल्यूशन करते हैं तो उस टाइम पे जो भी मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की होगी उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। ये डिफाइन में यहाँ क्लियरली लिखा गया है, आप पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे निकाल सकते हो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम निकाल सकते हैं ग्राफ का एक्स्ट्राप्लोटेशन करके, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ का एक्स्ट्राप्लोटेशन करके आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है वाई एक्सिस के। हमें समझ में नहीं आया भाई क्या लिखा है, ये दो पैराग्राफ क्या भर दिए, हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। चलो कोई बात नहीं, समझाएंगे हम, नीचे चलेंगे, नीचे एक ग्राफ से समझाएंगे। ये देखिए ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में क्या बताया गया है? इस ग्राफ में देखिए ये ग्राफ प्लॉट किया गया है किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्लियरली दिख रहा होगा, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। मैंने बोला कि आप एक्स्ट्रा प्लॉटेशन कर सकते हो ग्राफ का और जीरो कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो फ्रॉम दिस ग्राफ विद द वैल्यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड यू कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कैसे? ये यहाँ पे खत्म हो रहा है ना ग्राफ, इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड कर दो इस तरीके से, पीछे यहाँ तक मिला दो। यहाँ पे जो भी वैल्यू, ये यहाँ पे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी ना इस टाइम पे इसकी, इस टाइम पे जो भी वैल्यू होगी कंसंट्रेशन की नोट कर लो भाई उसे, वही क्या हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी ना। जीरो कंसंट्रेशन पे जो होती है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो आसानी से नोट कर सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली। आपने क्या कर दिया, ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉटेशन कर दिया कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, जो भी वैल्यूज हमें गिवन थी उसकी हेल्प से। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकाल सकते ग्राफ से। क्यों नहीं निकाल सकते? ये देखो कंसंट्रेशन जीरो होते होते क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो ग्राफ था यहाँ ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन क्या है 0.1 ही हो गई अभी, ग्राफ यहीं से बैंड होना शुरू हो गया। आप कर लो एक्स्ट्रा प्लॉट, कहाँ करोगे, आगे जा ही नहीं रहा ग्राफ, तो इसे एक्स्ट्रा प्लॉट करके क्या निकालोगे वैल्यू। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करके आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कभी भी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। तो क्या करें, कैसे निकालें, उसके लिए एक लॉ पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में, परसों जो भी आएगी, जब भी आएगी नेक्स्ट वीडियो। खोलराश लॉ होता है, खोलराश लॉ से समझते हैं उसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक रिलेशन और रह गई है जो बतानी है, रह गई आपको कि लैम्डा एम इज इक्वल्स टू, एक रिलेशन भी है, इसको डिटेल में समझेंगे आगे खोलराश लॉ में चल के। लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए सी की पावर 1/2, ए रूट सी, इसकी हेल्प से हमने एक ग्राफ भी प्लॉट करा है। लैम्डा एम सबको पता है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा नॉट एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ए क्या है, ये लिखा है यहाँ पे, ए कांस्टेंट है जो कि किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे और टेम्परेचर पे। क्या लिखा है, टेम्परेचर लिखा है, किसी समझ में ना नोट करते टाइम। कांस्टेंट है जो डिपेंड कर रहा है नेचर और सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इक्वेशन नहीं है, हायर क्लासेस में पहुंचोगे तो डिराइव करना भी सिखाएंगे इस इक्वेशन को, और आपको सिग्निफिकेंस भी बताएंगे डिटेल में। यहाँ उतना हमारे लेवल में नहीं है, हमारे स्कोप से बाहर हो जाएंगी ये सब चीज़ें, इसलिए 12th क्लास के लेवल में ये सब चीज़ें नहीं हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी आज की सबको। कोई दिक्कत रही हो वीडियो में तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अच्छे तरीके से समझा है और अच्छे तरीके से, और बहुत आगे मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में चल के। कोई भी दिक्कत रही हो कमेंट करना, और सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आया हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। जो पहली बार इस चैनल की कोई वीडियो देख रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि वीडियोस इसी तरीके की अच्छी रोज़ आती रहती हैं, एक दूसरे तीसरे दिन आती रहेंगी। सिलेबस हम कंप्लीट करा रहे हैं, टाइम टू टाइम चल रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है ऊपर से वीडियो को ज्वाइन करिए फटाफट से, और देखिए और फ़ायदा उठाइए उसका, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।